मेरी पत्नी सिर्फ 8वीं पास थी, फिर भी वो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने अपने घर में क्लिनिक खोल रखा था। और वो जिस भी बांझ औरत का इलाज करती वो प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल भी नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी यह बात मैंने भी मान ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि छत पर सिर्फ वो औरतें ही जा सकती हैं जिन्होंने बुर्का पहना होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर छत पर चला गया और सामने जो देखा तो मैं सन्न रह गया क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 8वीं पास। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी सिर्फ एक अकल लगाई और छत पर एक क्लिनिक शुरू कर दिया जहां वो उन औरतों का इलाज करके जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। 1 घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वो ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वो चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2-3 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर छत पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें नीचे आई और चली गई और इन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी नीलम भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स पहने हुए थे डस्टबिन में डाल दिए। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि नीलम तुम सिर्फ 8वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैंने ऐसी औरतों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर में मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसको मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो वह 1 या 2 औरतों का ही इलाज करती थी, पर अब वो दिन में करीब करीब 10 से 15 औरतों का इलाज करती है। अकेली को यह सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल लेता। उनके ट्रीटमेंट में करीब 3-4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वो हर बार हंसकर टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट न होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा कमा नहीं सकता था क्योंकि मैं काफी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग, और मैं बेरोजगार था, इसलिए वो मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार वो मुझसे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अभिषेक मुझे छत पर एक क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा तुम सिर्फ 8वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। मैं मुंह सीधा करके वहां से चला गया। आखिर में उसने छत पर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार कर ही लिया। उसने कहा कि जिन औरतों को बच्चे नहीं होती मैं उनका इलाज कर लूंगी। शुरू में मैं उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले भी यही सब जानने में लगा रहता कि आखिर वह यह सब कैसे करती है, पर बाद में मैं यही सोचता कि अगर वो यह सब कर ही रही है तो किसके लिए? अपने घर के लिए ही ना। मेरे माता पिता को गए काफी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन दिव्या की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में नीलम से बात की और उसने अनसुना कर दिया है, और इसके पीछे कारण भी था।
शादी से पहले दिव्या ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे ननद के रिश्ते के नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और नीलम पर हाथ उठा देता था और ये नीलम को अच्छी तरह से याद था और शायद इसीलिए वो दिव्या का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नीलम का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर नीलम कैसा इलाज करती है और मुझे नींद नहीं आती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वहीं दो औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दो औरतों को क्या परेशानी थी जो नीलम दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों रोज क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे के बाद वो औरतें नीचे आई और उसी के पीछे पीछे ही वो दो औरतें भी नीचे आ गई। वो औरतें जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी में थी, तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैर पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ पर आ रही हैं, आपकी जो कोई भी दिक्कत है दूर हुई या नहीं? तभी उसमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आ गया, उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम नीलम का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन दिव्या का फोन आया और वो रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ वो मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर छत पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाजा खोला और अंदर गया, नीलम जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर ढकेल दिया। मुझे बहुत अजीब लगा और गुस्सा भी आया, फिर भी मैं इन बातों को अनदेखा करके मैंने दिव्या के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वो किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कह रही हो? वो बिना कुछ बोले हटकर वहां से चली गई। इस बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर वो पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद दिव्या रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वो मुझे तलाक देने वाला है। ये सब बात नीलम सुन रही थी, पर उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने नीलम के सामने हाथ जोड़े और कहा, दिव्या ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम उसका इलाज कर दो वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम दिव्या की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था, पर क्यों, तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? ये मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद दिव्या का तलाक हुआ और वो हमारे पास आ गई। मुझे नीलम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे भी यह पता करना था कि उसने दिव्या का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो दिव्या नीलम का और भी ज्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वह उस पर नजर भी रखती। मैंने उससे कहा, यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई बात तो है जो उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वो लोगों का इलाज नहीं कर रही है बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है। पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्का पहनी हुई औरत को देखा था, वो औरत नहीं आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आती है तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरतें आती हैं। वो दोनों आदमी यानी पुरुष हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। दिव्या ने जो कुछ बताया वो सुनने के बाद मेरे मन में भी शक आ गया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहन के क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में ही मैंने दिव्या को फोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। नीलम का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो नीलम को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। नीलम बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्द आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिख लो। यह ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है
और इसे बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर नीलम थोड़ी सी डर गई थी। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो। तब नीलम कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीब ने हमारा क्या हाल किया था, तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक कर चले जाते थे, और बिन ब्याही लड़कियां भी उसके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वो उन बच्चों की देख रेख करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता, या फिर दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है, या फिर बच्चा गोद लेने पर, इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर दिए थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है, मैं कोई इलाज नहीं करती, तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 6 महीने अपने पति से दूर रहना है, और अपने पेट से एक बेल्ट मैं दूंगी, उसे बांध कर रखना है। हाँ, उससे सबको लगेगा कि तुम पेट से हो। और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती थी। मैं दिव्या का इलाज इसलिए नहीं कर सकती थी कि कहीं उसको ये सब पता न चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ न होती। अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी, क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, और जिन्हें बच्चा नहीं होता उन माँ बाप की गोद भर जाती है, और इस तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। दिव्या और नीलम की आंखों में आंसू आ गए, और मुझे आज मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।